हेलो स्टूडेंट। हम बारहवीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो लेसन चल रहा था, यूनिट फर्स्ट में जो लेसन था वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 15 विशेषताएं पढ़ ली हैं, उनको समझ लिए हैं। आज की वीडियो में आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं। जो अब 16वीं विशेषता है वह केंद्र अभिमुख संविधान। केंद्र अभिमुख संविधान, जो 16वीं विशेषता है उसका नाम है केंद्र अभिमुख संविधान। भारतीय संविधान में संगठन संविधान के अन्य संघात्मक संविधान के लक्षण होने के साथ साथ उसमें एकात्मक है, थोड़े मिसप्रिंट हुई है, एकात्मक की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जो केंद्र अभिमुखीकरण का अर्थ होता है कि मतलब केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव। भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे एकल नागरिकता, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, नए नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति आदि, ये सभी क्या हैं? एकात्मक लक्षण हैं। इसमें क्या केंद्र मजबूत दिखाई देता है या प्रतीत होता है। आदि सभी लक्षणों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान में केंद्र के पक्ष में भारतीय संविधान में ये यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। ये केंद्र की प्रवृत्ति पाई जाती है, यहाँ पर है केंद्र की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान है कहते हैं संविधान के साथ साथ हाँ इसमें क्या कुछ दिशाओं में क्या एकात्मक में ये चला जाता है। जैसे एकल नागरिकता, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चुना जाना है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना, आपातकालीन के समय एकात्मक हो जाना, अखिल भारतीय सेवाएं, नए राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति, संसद मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नाम बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सीमाएं। ठीक, ये सभी देख के लगता है कि जो भारतीय संविधान है वह केंद्रमुख संविधान है, केंद्र की तरफ अधिक झुका हुआ है। नेक्स्ट जो है विशेषता है वह समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का समावेश किया गया। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे हैं, पंथनिरपेक्षता हो गया एक, समाजवादी हो गया और अखंडता। भारत का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब जनता के प्रति, जो जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रवृत्ति को, या अवधारणा को। समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज अर्थात सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। जो उत्पादन है, जो वितरण है, उस पर मतलब समाज का नियंत्रण होना चाहिए, तभी समाजवादी राज्य कहलाएगा। मतलब सभी को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा देश के भौतिक संसाधनों का समानता के आधार पर इस प्रकार वितरण होगा कि धन का संकेंद्रण उच्च या कुछ के हाथ तक सीमित नहीं रहेगा। जो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई हमारा जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ यह है कि जो समाज में जो वितरण है, जो उत्पादन है, वह के समाज का नियंत्रण होना चाहिए या सरकारी नियंत्रण होना चाहिए उस पर। और देश के जो भौतिक संसाधन हैं जैसे जल, खनिज पदार्थ, ये सब, इन पर क्या समानता से वितरण होना चाहिए और इस पर किसी एक वर्ग का
क्या आधिपत्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिसके तहत राज्य नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मतलब ये राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह पता चल जाएगा आपको। साथ ही राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा और आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि वह मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाए, उसका सर्वांगीण विकास हो। इसी के लिए क्या नीति तत्वों को हमारे संविधान में अपनाया गया है। जो नेक्स्ट विशेषता है वह है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों के साथ साथ संघात्मक तत्वों का भी उल्लेख है, जैसे संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों के साथ साथ संघात्मक तत्वों का भी उल्लेख है, जैसे संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ पर निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान है। इसी प्रकार एकात्मक व्यवस्था के भी तत्व इसमें निहित हैं, जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान संशोधन में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना या शक्तियों के विभाजन, केंद्र के पक्ष में आपातकालीन शक्तियाँ आदि। इस तरह के क्या ये एकात्मक तत्व हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों तत्वों को देखने के बाद हमें कह सकता है कि ये भारतीय जो संविधान है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्व मौजूद हैं। जो नेक्स्ट विशेषता है वह है स्थानीय स्वशासन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है और राज्य से अपेक्षा की जाती है या उम्मीद लगाई जाती है कि वह राज्य निकट भविष्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। मतलब आगे भविष्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। ये सबसे पहले बात है गांधी जी से विचार आया था ये ग्राम पंचायतों वाला। उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिसकी अनुपालना है में 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई। सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना की गई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उनको स्वतंत्र किया गया और उनको कुछ अधिकार भी दिए गए। जो अगली विशेषता है वह है अल्पसंख्यक वह पिछले वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 के तहत भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है उनको क्या अपनी भाषा और अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तथा साथ ही अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना है। अपनी शिक्षण संस्थाएं स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपने जो आगे मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो उसमें एक अवसर की समानता आता है अनुच्छेद 16 के तहत। तो उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जो जनजाति हैं, उनको क्या सरकारी सेवा में अवसर में उनको क्या छूट मिलेगी। अनुच्छेद 16 के 4 के अंदर, अनुच्छेद 16(4) के अंदर
में ये कहा गया है कि उनको कुछ विशेष दिशाओं में छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है और अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण है, आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 2019 में सामान्य वर्ग के पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में तथा अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उनको स्थान आरक्षित किए गए हैं। मतलब उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए हमारे लोकसभा और विधानसभा में, तब उनको क्या की सीटें अलग रखी आरक्षित कर दी गई हैं। मतलब इतने तो ये आएंगे। नेक्स्ट विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। वसुधैव कुटुंब के आदर्श पर चलता है जो हमारा संविधान है, जो हमारा समाज है। संविधान के अनुच्छेद 51 में ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करेगा। मतलब जो राष्ट्र है वह क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्वक तरह से करेगा। एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो भी संबंध होते हैं, जो भी संधि होती हैं, वह जो भी विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएगा। और इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और इस दौरान इसी भावना के अनुरूप भारत ने गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांतों को अपनाया है। जो जब दो गुट विद्यमान थे तब भारत ने क्या किया था, उन दोनों गुटों में यूएसए और रूस, यूएसएसआर दो गुट बने हुए थे, साम्यवादी और पूंजीवादी उनके बीच में। तब भारत ने क्या इन दोनों गुटों में न रहकर एक अपनी पॉलिसी निकाली थी, वो गुटनिरपेक्षता। ये आपकी भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको ये बार बार पढ़े, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 12वीं क्लास की पूरी पॉलिटिकल साइंस इसके माध्यम से पढ़ सको या इसके माध्यम से आपको वीडियो अपलोड हो सकें। इसके वजह से ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे।